हेलो नमस्कार, मैं आनंद आचार्य। आज का टॉपिक जो स्पेशली जो है हिमालय पर्वत को लेकर के। हिमालय पर्वत जैसा कि आप नाम से जान रहे हैं, भारत के लिए एक सिरमौर है, एक मुकुट का समान है। हिमालय पर्वत के कारण न केवल चीन के साथ एक प्राकृतिक सीमा है, बल्कि इस हिमालय पर्वत का भौगोलिक विशेषताएं भी कई कई देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हिमालय पर्वत ही वह पर्वत है जिसके आधार पर भारतीय जलवायु जो है बिल्कुल उष्णकटिबंधीय जलवायु के रूप में दिखाई देता है। क्योंकि भारतीय जलवायु उष्णकटिबंधीय, इसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि ऊंचे तापमान और ऊंचे वर्षा जो आधार जो है वो हिमालय पर्वत के कारण ही है। क्योंकि हिमालय पर्वत के कारण उत्तर से आने वाली साइबेरियाई हवा भारत में प्रवेश नहीं कर पाती, इसलिए भारतीय जो क्षेत्र है वो ठंडा नहीं हो पाता। उसी प्रकार दक्षिण से जो चल रही है जो मानसूनी हवाएं हैं, मानसून जो है वो हिमालय पर्वत को पार नहीं कर पाती और भारत के क्षेत्र में ही अच्छी खासी बारिश कराती है। इसलिए उच्च तापमान भी यहाँ बरकरार रहता है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ें, उस तापमान के साथ यहाँ खास करके बारिश भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए भारतीय जलवायु, मानसूनी जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु मानी जाती है। हिमालय पर्वत के बारे में एक चीज़ों की मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ कि विद्वानों का विचार है कि इसका निर्माण जो है वो 12 करोड़ वर्ष पूर्व से इसकी शुरुआत हुई, जो आज भी निरंतर जारी है। कई विद्वानों का विचार अलग अलग है, लेकिन माना यह जाता है कि प्रति वर्ष 1 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। एक मोटे तौर पर अनुमान लगाया यह गया है कि अगर महान हिमालय की चर्चा करें, महान हिमालय की अगर चर्चा किया जाए तो महान हिमालय प्रति वर्ष से 10-20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष उसकी ऊंचाई बढ़ती है। जबकि शिवालिक हिमालय जो बिहार या भारत से ज़्यादा निकट है, शिवालिक हिमालय उससे 50 गुना ज़्यादा यानी 10 मीटर प्रति वर्ष की ऊंचाई बढ़ी। तो ये जो आकलन है, यह जो ऊंचाई है, खैर जो भी हो, लेकिन प्रभाव इसका एक चीज़ हम देख सकते हैं कि हिमालय अभी भी निर्माण की स्थिति में है और इस निर्माण की स्थिति के कारण यह अस्थिर है। इसमें अगर कोई बाहरी गतिविधि किया जाए तो निश्चित तौर पर भूकंप प्रभावित हो सकता है। यही वजह है कि संपूर्ण भारत को जो हम 5 भूकंप जोन में जो भूकंपीय तीव्रता के आधार पर जो मापी गई है, उसमें से भूकंप जोन 5 जो है सबसे ज़्यादा तीव्र है, जो हिमालय का क्षेत्र ही माना जाता है। और हिमालय का जो निकट का जो मैदानी क्षेत्र जहां सघन आबादी है वो प्रायः जोन 4 के अंतर्गत शामिल माना जाता है। इसलिए यह हमारे लिए काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा होता है कि यदि कहीं हिमालय अस्थिर अगर ज़्यादा हुआ तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव कहीं ना कहीं मैदानी क्षेत्र यानी जनसंख्या बहुल क्षेत्र पर देखने को मिलेगा। यही कारण है कि हिमालय पर्वत को लेकर के विद्वानों का विचार, सरकार की जो काम होता है, कहीं न कहीं सामंजस्य बनाने की कोशिश होती है। खैर, यहाँ आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं हिमालय पर्वत की। जिस हिमालय पर्वत की चर्चा होगी, मोटे तौर पर हम लोग इसको 3 भागों में इसका अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़ है तो हम इसकी उत्पत्ति की चर्चा करना चाहेंगे। इसके बाद उत्पत्ति के बाद दूसरा स्थान जो आता है वर्गीकरण का ही दोनों 2 भाग आ जाता है। एक जो है वर्गीकरण भौगोलिक दृष्टिकोण से, भौगोलिक को ही हम लोग प्राकृतिक वर्गीकरण करते हैं, जबकि दूसरा जो है प्रादेशिक। ये एक वीडियो में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हम स्पेशली आज यहाँ पर चर्चा उत्पत्ति को लेकर करेंगे। जैसे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग विद्वानों का अलग अलग विचार है। यह मुख्य परीक्षा का भी प्रश्न है, लेकिन उत्तर के तौर पर अगर आप देखेंगे तो कहा जाता कि जितने सारे विचार हैं वो विचार कोई अभी बहुत हद तक मान्यता नहीं प्राप्त हो पाया। अगर मान्यता के रूप में अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा अभी प्लेट विवर्तन सिद्धांत के रूप में, लेकिन प्लेट विवर्तन सिद्धांत का जब हम अध्ययन करते हैं तो 33 सागर को उसमें अध्ययन नहीं मिलता। लेकिन कई किताबों में 33 सागर को लेकर चर्चा होती है। 33 सागर, फिर इसके बाद उसमें जुड़ा हुआ अवसाद यानी कोबर के विचारों को यहाँ सामने लाते हैं। यानी कहने का मतलब सीधा सीधी है कि अगर हिमालय पर्वत की अगर हम उत्पत्ति की चर्चा करेंगे तो 2 सिद्धांत को हम लोग मान्यता ज़्यादा देते हैं जो इसके साथ जुड़ा हुआ, जो रुचिकर भी है। पहला है कोबर का विचार, कोबर का भूसन्नति विचार यानी जियो सिंक्लाइन थ्योरी जो है, और दूसरा जो है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। तो खैर आज जो भी चर्चा हो रही है भूकंप को लेकर के जो चर्चा होती है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को लेकर के चर्चा हो रही है। तो इसका वर्गीकरण को लेकर के हम आप चलेंगे आगे, जैसे इस वीडियो क्लिप को देखें आप के चर्चा होगी। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे प्राकृतिक उच्चावच।
जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, संपूर्ण भारत को इस ऊंचावच यानी रिलीफ के आधार पर 4 प्राकृतिक भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला जो है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश को मैंने पिछले वीडियो में इस बात की चर्चा किया था कि इसका 3 उपविभाग आते हैं, ट्रांस हिमालय, दूसरा है पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ और तीसरा जो है हिमालय पर्वत। चूँकि हिमालय पर्वत सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है, इसीलिए मैंने इसे एक पृथक वीडियो बनाने का प्रयास किया है। और इसे कहाँ से कहाँ विस्तारित, इस चीज़ को जानने से पहले हमें ये बात को जानना जरूरी होगा कि हिमालय पर्वत को लेकर के जो सवाल आते हैं कि उत्पत्ति, दूसरा है इसका संरचना और तीसरा जो है इसका महत्व, ये मुख्य परीक्षा को लेकर सवाल आते हैं। लेकिन अगर पीटी में देखें तो संरचना से जुड़ा हुआ सवाल आता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जहां हिमालय पर्वत आज है, वहां आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है कि यहाँ पर तैतीस सागर हुआ करता था। इसी तैतीस सागर पर अवसादों के जमने से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। अगर विद्वानों के विचारों का आधार पर देखा जाए तो मोटे तौर पर 2 ही विचार सबसे ज़्यादा जो तार्किक दिखता है। एक है कोवर का भूसन्नति विचार, जिसमें हमने चर्चा किया, और दूसरा महत्वपूर्ण जो विचार है प्लेट विवर्तन विचार, जिसमें कहा जाता है कि इसके उत्तर में तैतीस सागर के उत्तर में चीनी प्लेट है जो यूरेशियन प्लेट का एक भाग है, और इसके दक्षिण में इंडियन प्लेट है। दोनों के आपसी टकराहट से ही हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। खैर मुख्य परीक्षा में इसको डिटेल हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग चर्चा इस रूप में करना चाहेंगे इसी संरचना को लेकर के। इसकी संरचना को लेकर के चर्चा सबसे पहले किया जाए कि अगर हिमालय पर्वत का अगर वर्गीकरण किया जाए तो मोटे तौर पर आप देखेंगे 2 वर्गीकरण है। एक का नाम है भौगोलिक, दूसरा का नाम है प्रादेशिक। एक का नाम है भौगोलिक, दूसरा का नाम है प्रादेशिक। दोनों की अपनी अपनी विशेषता है। अब यहाँ सबसे पहले समझना पड़ेगा, प्रादेशिक की चर्चा तो बाद में करेंगे, सबसे पहले भौगोलिक की चर्चा सबसे पहले हम लोग करें। तो यहाँ देखेंगे कि जिस भौगोलिक की चर्चा होती, कहा जाता है कि हिमालय पर्वत जो यहाँ से लेकर के इस मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर के जो इसका विस्तार जो अरुणाचल प्रदेश तक है, तो आप देख सकते हैं इस रूप में सबसे पहले विस्तारित है, भौगोलिक या प्राकृतिक इस रूप में। तो ये नंबर 1 हो गया, जिसका नाम है महान हिमालय। दूसरा देखेंगे जस्ट उसके दक्षिण में इस तरह एक विस्तारित है जिसका नाम है लघु हिमालय। नाम से देख सकते हैं लघु हिमालय, अन्य नाम भी आता। इसके दक्षिण में देखेंगे इस रूप में विस्तारित जो है जिसका नाम है शिवालिक हिमालय। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखेंगे चीन इसके उत्तर में है, जबकि शिवालिक के दक्षिण में भारत है। तो आप अनुमान लगा लीजिए भारत के निकट कौन है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ इस बात को ध्यान देना होगा कि सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हुई, तो महान हिमालय। महान को ही महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय कहा जाता है। इसके बाद है लघु हिमालय को हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। और तीसरा जो है बाह्य या शिवालिक के हिमालय को हम लोग तीसरा और नवीन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ इस बात की सबसे पहले हम चर्चा करना चाहेंगे कि यह जो पर्वतीय हिस्सा जो देख रहे हैं इसकी विशेषता तो है ही। इसके बाद देखेंगे दोनों के मध्य में देखिए एक विशाल दीवार है। ये विशाल सीमांत दीवार के रूप में मानी जाती है, जो दीवार नहीं है एक तरह से खाई है, काफ़ी गड्ढा खाई माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए भी इस तरह पोर्शन देख सकते हैं। जो जुड़े हुए हैं उस तरह एक घाटी का निर्माण कर रखा है, और ये घाटी प्रायः कुछ समतल के रूप में जहाँ के मानव का निवास हो पाया। उसी तरह देखेंगे दूसरे और तीसरे के मध्य में इस बात की चर्चा हो रही है कि यहाँ पर भी कुछ न कुछ आपस में यानी दूसरे और तीसरे के मध्य में भी जुड़ाव है। तो ये जो घाटी जो है, यहाँ पर घाटी के स्तर पर जैसे नाम हम लोग कर लें कि यहाँ पर जो नाम है इसका नाम दिया गया कश्मीर घाटी। यह जो है कुल्लू घाटी नाम दिया गया, कुल्लू मनाली घाटी के नाम से फेमस है। तीसरा जो देखेंगे फूलों वाली घाटी, और चौथा जो है काठमांडू घाटी।
स्थान कहाँ कहाँ इस चीज़ को देखेंगे। देखिए दोनों के मध्य विशाल सीमांत दीवार है जहाँ एक खड्ड है महाखड्ड के रूप में, लेकिन आपस में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। जहाँ जुड़ा हुआ है वहाँ पर मानव का निवास हुआ। तो काठमांडू घाटी नेपाल में है, मानव का निवास इस पर है। फिर फूलों वाली घाटी उत्तराखंड में है जहाँ मानव का निवास है। और कुल्लू मनाली घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में है। और कश्मीर घाटी कश्मीर जम्मू कश्मीर। उसी प्रकार दूसरा यानी कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में भी कई छोटे छोटे आपस में घाटियां बनी हुई है, जिसको पूरब में द्वार कहा जाता है, पश्चिम में दून, कोटिली दून, देहरादून, इसी का एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। तो यह एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ एक चीज़ और भी कहना चाहेंगे, दूसरा और तीसरे के मध्य में भी खाई जो है और इस खाई के मध्य में भी आपस में जुड़ाव है। तो ये चीज़ों की विशेषता तो सामान्यतः जान ही गए। इसके बाद देखेंगे महान हिमालय की चर्चा जो हम लोग करना चाह रहे हैं। इसमें कहा जाता है कि ये भी परतदार चट्टानों से निर्मित है, लेकिन इसके केंद्रीय भाग में कहीं ना कहीं अजैविक भाग जो है नीस है, शिष्ट है, यहाँ पर है। दूसरी चीज़ है कि इसकी सर्वोच्च ऊंचाई जो है लगभग देख सकते हैं एवरेज ऊंचाई मानी जाती है 6000 मीटर, जबकि विश्व का सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है नंबर 1 माउंट एवरेस्ट जो है महान हिमालय पर है, जबकि तीसरी बड़ी चोटी कंचनजंगा भी महान हिमालय पर ही है। लेकिन चौड़ाई देखिएगा 100 से 150 किलोमीटर है। लघु हिमालय का देखिएगा ऊंचाई एवरेज 3700 लेकर 4500 है, जबकि चौड़ाई 80 से लेकर के 100 है। जबकि शिवालिक में देखिएगा 600 से लेकर के 1500 मीटर के आसपास ऊंचाई है, और जबकि चौड़ाई जो है 50 से लेकर के 15। यानी चौड़ाई के स्तर पर देखेंगे तो पूर्वी भाग यानी कि पूर्वोत्तर भाग के तुलना में पश्चिमी भाग यानी कि जहां पंजाब है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर है, वहां पे इसकी चौड़ाई अपेक्षाकृत कहीं ज़्यादा पाई जाती है। तो इस रूप में हम यहां समझने का प्रयास करें। महान हिमालय की चर्चा में हम सबसे पहले इस बात की भी चर्चा करेंगे, सर्वोच्च तो चोटी है ही, हिमनद भी यहाँ पाई जाती है, कई दर्रे भी है, जिसकी चर्चा हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो के सेगमेंट में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि दर्रा एक साथ मैं इसे यहाँ लेना चाह रहा हूँ। तो महान हिमालय की विशेषता इस रूप में। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ देखिए लघु हिमालय। लघु हिमालय के बारे में एक फिशर को जानकारी रखिए कि लघु हिमालय जो है इसका 5 क्षेत्रीय नाम है। 5 क्षेत्रीय नाम है, जिसमें सबसे पहले इसका खंडित भाग है जो लोकल स्तर पर नाम दिया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर में इसका नाम दिया गया है पीर पंजाल श्रेणी। दूसरा हिमाचल प्रदेश में इसका नाम है धौलाधर श्रेणी। उत्तराखंड में अगर हम पहुँचते हैं तो 2 नाम यहाँ देखते हैं, एक मसरूरी श्रेणी, दूसरा नाग टिब्बा श्रेणी। नाग टिब्बा जो शब्द आता है वो बेसिकली उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पर है। और 5वां जो है महाभारत श्रेणी। महाभारत श्रेणी यानी कि जिस महाभारत श्रेणी की चर्चा है वो लघु हिमालय का एक भाग माना जाता है। इसी से बागमती नदी निकलती है, यानी काठमांडू बागमती नदी के किनारे ही है, और वहाँ से निकल करके जो बिहार में प्रवेश करती है बागमती नदी, जो उत्तर बिहार में एक बाढ़ का, खासकर पश्चिमोत्तर बिहार के बाढ़ का एक कारण मानी जाती है। तो बागमती नदी लघु हिमालय से आती है, जो महाभारत श्रेणी के नाम से जानी जाती है। उसी तरह नाग टिब्बा श्रेणी है। इसके बाद हम लोग चर्चा कर रहे थे मसूरी श्रेणी। इसके बाद देखेंगे हिमाचल प्रदेश से धौलाधर श्रेणी है, तो धौलाधर श्रेणी पर ही शिमला स्थित है। यानी कि हम लोग चर्चा करेंगे लघु हिमालय पर। कहा जाए तो विश्व का जितने भी पर्यटक स्थल हैं सभी के सभी पर्यटक स्थल लघु हिमालय पर ही स्थित हैं। तो जैसे दार्जिलिंग की चर्चा हो सकती है, गंगटोक की चर्चा हो सकती है, खास करके नैनीताल की चर्चा है, शिमला की चर्चा है, सभी ये लघु हिमालय के अंतर्गत। लघु हिमालय में एक और विशेषता जो परिक्षोपयोगी विशेषता है कि यहाँ छोटे छोटे और अच्छी घास हैं, जो मुलायम घास है, जिसको कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, सोनमर्ग, गुलमर्ग। उसी तरह उत्तराखंड में इसका नाम बुग्याल या प्यार शब्द कहा गया, बुग्याल या प्यार शब्द कहा गया। यहाँ पर हम लोग चर्चा कर लेंगे अब शिवालिक हिमालय, जो सबसे नवीन है, सबसे दक्षिणी है, और माना जाता है कि इसका निर्माण लगातार होता जा रहा है। और यही वजह है कि कई विद्वान लोग कहते हैं कि हिमालय पर्वत में कोई निर्माण कार्य न किया जाए। अगर निर्माण कार्य किया जाए तो पहले से ये पर्वत ऑलरेडी अस्थिर है, नए निर्माण कार्य होंगे तो अस्थिरता और बढ़ेगी, इसीलिए भूकंप आने की संभावना कहीं ज़्यादा होगी। और यदि यहाँ भूकंप आया तो उससे जुड़ा हुआ जो भारतीय राज्य हैं, जो क्षेत्र हैं, वहाँ काफ़ी ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है, इसलिए हताहत या परेशानी कहीं ज़्यादा हो सकती है। तो शिवालिक हिमालय की हम लोग चर्चा की सबसे नवीन हिमालय के रूप में है।
तो इस तरह एक एक हमने जो देखा तो भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर देखा, लेकिन यहाँ एक नाम और हम कहना चाहेंगे, खास करके जो प्राकृतिक के स्तर पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो यही नाम था। अब हम लोग चर्चा करेंगे प्रादेशिक। प्रादेशिक के बारे में ध्यान रखना है कि प्रादेशिक कहा, इसके कहा था सिडनी बुराड नामक एक व्यक्तियों ने 5 नदी घाटियों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया। उन्होंने कहा कि 5 नदी घाटी जो तीनों पर्वत को पार करता है और तीनों पर्वत को 4 अलग अलग प्रादेशिक खंड में विभाजित करता है। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं, तो इस तरह एक नदी पहुँची है जिसका नाम है सिंधु नदी। इसके बाद देखेंगे सतलज नदी, यहाँ पर काली नदी, इस तरह तीस्ता नदी, और लास्ट में जो है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी। तो चित्र से जैसा स्पष्ट हो रहा है कि 5 नदी, सिंधु और सतलज के मध्य का ये जो पोर्शन जो आता है, जिसे महान का भी कुछ भाग है, लघु का भी भाग है और शिवालिक का भी भाग है, ये 5 जो भाग है, जो ये इनके अंतर्गत जो पहला जो तीनों भाग जो है, जिसको हम लोग कश्मीर या पंजाब हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो सिंधु और सतलज के मध्य में है पंजाब या कश्मीर हिमालय, जिसकी की चौड़ाई जो माना जाता है इन दोनों के मध्य में है 560 किलोमीटर। उसी तरह सतलज और काली के मध्य में इसको हम लोग कुमायूं पर्वत के नाम से, कुमायूं श्रेणी के नाम से जानते हैं, जिसका कि 320 किलोमीटर मानी जाती है। इसके बाद देखते हैं काली से तीस्ता तक है, इसका नाम है नेपाल हिमालय, जिसका कि 800 किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा चौड़ा यही है, यानी काली से तीस्ता जो नेपाल हिमालय है। और सबसे कम चौड़ा जो 320 जो आता है वो है सतलज से लेके काली है। आप देखेंगे तीस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र तक है, जिसको कि असम या ब्रह्मपुत्र हिमालय का नाम भी हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि असम और ब्रह्मपुत्र हिमालय का जो पोर्शन जो है, भाग है, इसका नाम है, जिसकी जो है चौड़ाई जो है 720 किलोमीटर के रूप में मानी जाती है। तो इस तरह कर करके हम लोग प्रादेशिक स्तर पर, यहाँ सवाल परीक्षोपयोगी सवाल यहाँ एक आता है यह कि इसमें से पूछ सकता है कि सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ एक फार्मूला हम लोग कहते हैं 3412 याद किया जाए, यानी 3, यानी नेपाल हिमालय सबसे ज़्यादा चौड़ा है। इसके बाद का स्थान आता है असम या ब्रह्मपुत्र हिमालय, इसके बाद आता है कश्मीर हिमालय और लास्ट में आता कुमायूं। उसी तरह देख सकते ये तीनों के मध्य में देखा जाए फार्मूला है 1 2 3, यानी कि सबसे ऊंचा जो है महान हिमालय, सबसे छोटा जो है शिवालिक हिमालय, सबसे चौड़ा महान हिमालय, सबसे कम चौड़ा शिवालिक। आपने जाना कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति और संरचनात्मक विकास किस पर। जहाँ तक महत्व की चर्चा है तो वह महत्व सेम वही है जो पर्वतों का महत्व होता है, यानी हिमनद नदियों का उद्गम का स्रोत है, औषधि है, विस्तृत घने जंगल आपको मिल सकते हैं, प्राकृतिक सीमा है, ऊंचा सैन्य स्थल है, ये इसकी विशेषता है। लेकिन जिस हिमालय पर्वत की जो चर्चा होती है, मोटे तौर पर अगर हम कंक्लूड करें तो कह सकते हैं लगभग धनुषाकार आकृति का, जिसका एक आकृति, यानी कि यदि हम अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो वहाँ ब्रह्मपुत्र मोड़ है, जिसको हम लोग नमचा बरवा पर्वत वहीं पर है। और जबकि अगर कश्मीर की बात करें तो सिंधु मोड़ है, जहाँ की नंगा पर्वत की चर्चा प्रायः होती है। तो यहाँ से लेकर इसकी आकृति जो है लगभग धनुषाकार आकृति है, और ये आकृति का जो शेप माना जाता है, कहा जाता है अत्यधिक दबाव के कारण ये कहीं ना कहीं थोड़ा झुक गया, दबाव में आने के कारण इसका थोड़ा मुड़ गया, ये धनुषाकार आकृति हो गया। खैर चलिए, ये चीज़ों को तो मैंने आज चर्चा किया ही, इसके डिटेल चीज़ें और चर्चा हो सकती है अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल अगर विषय हो तो। अगर आप इसका ही अगला अपग्रेडिंग पार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक लाभ मिलेगा। आज इस टॉपिक को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं पुनः उपलब्ध हूँगा। आज के लिए इतना ही।